चलिए अब हम हमारा पर्यावरण पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न, पारितंत्र क्या है? जैसा कि हम वीडियो में देख चुके हैं कि पारितंत्र में सभी जीवधारी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कोई जीव किसी दूसरे जीव से या किसी निर्जीव से भी कुछ संसाधन प्राप्त करता है और दूसरा जीव किसी दूसरे जीव से संसाधन प्राप्त करता है। जैसे हम पेड़ों से फसल प्राप्त करते हैं, हम उनसे खाद प्राप्त करते हैं, हम उनसे अनाज प्राप्त करते हैं। बदले में फसल हमसे क्या प्राप्त करती है? हम फसलों को पानी देते हैं, यानी उनकी भोजन में सहायता करते हैं। हम फसलों को खाद देते हैं, उनकी नियमित देखभाल करते हैं। तो फसल हम पर आश्रित हुई, हम फसल पर आश्रित हुए। चलिए इसकी औपचारिक परिभाषा देखते हैं। पारितंत्र क्या है? उत्तर, एक क्षेत्र के जीवधारियों का एक दूसरे पर आश्रित होना और पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करके रहना और एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाना पारितंत्र कहलाता है। जैसे बाएं चित्र में देख रहे हैं कि पौधे को चिड़िया खा रही है, चिड़िया को बाज, यानी यह एक भोजन चक्र हुआ, भोजन श्रृंखला हुई। ये एक पारितंत्र हुआ। जैसे घास को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को बाज, या घास को खरगोश और चूहा और चूहे को सांप और सांप को बाज। इस तरह से यह एक भोजन श्रृंखला हुई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पर भोजन श्रृंखला में मानव सबसे ऊपर है। जैसे मछलियां मनुष्य के ही पास जा रही हैं, लोमड़ी मुर्गी मनुष्य के ही पास जा रही है, बकरी घास दिखाई दे रही है पर घास को बकरी खा रही है और बकरी भी अंततः मानव के पास ही पहुंच गई। इस तरह से यह भोजन श्रृंखला भी दिखाई दे रही है। यह भी एक पारितंत्र है। चलिए फिर से एक बार उत्तर देखते हैं। एक क्षेत्र के जीवधारियों का एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी जैसा हमने बताया मनुष्य फसल पर आश्रित है, फसल मनुष्य पर आश्रित है, तो यह उनका पारितंत्र हो गया। और पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करके रहना और एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाना पारितंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक वातावरण का अंग है। एक बार सोचिए, क्या सड़कें भी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग हैं? नहीं, इन्हें मानव ने बनाया है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं वही आएंगी। जैसे बाएं चित्र में हम देख रहे हैं पेड़ पौधे, घास, सूर्य, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। या हम दाएं तरफ नीचे चित्र में देख रहे हैं पर्वत, या ये तालाब या झील या जंगल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। या ऊपर दाएं चित्र में हमें जंगल दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानव निर्मित और नंबर 3 मानव के परस्पर कार्य व गतिविधियां। चलिए फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर है, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्राकृतिक घटक, नंबर 2 मानव निर्मित और नंबर 3 मानव के परस्पर कार्य व गतिविधियां। नंबर 1 प्राकृतिक घटक से क्या अभिप्राय है? अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि प्राकृतिक रूप से जो चीजें उपलब्ध हैं वे सभी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग कहलाएंगी। नंबर 2 मानव निर्मित, जैसे स्कूल्स, सड़कें, अस्पताल, डाकघर, बैंक, जो भी चीजें मानव ने खुद निर्मित की है वो सभी चीजें मानव निर्मित पर्यावरण के अंग होंगे। नंबर 3 मानव,
मानव स्वयं भी पर्यावरण का प्रमुख घटक है। मानव के परस्पर कार्य व गतिविधियां, जैसे मनुष्य फसल उत्पन्न करता है, फसल पैदा करता है, उसकी देखरेख करता है, या मनुष्य जंगलों में जाए, जंगल की देखरेख करे, ये सभी गतिविधियां जो करता है मनुष्य, वे सभी मानव के परस्पर कार्य और गतिविधियों के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, बाईं तरफ चित्र में घर, फिर दाईं तरफ चित्र में सड़क, फिर दाईं तरफ नीचे स्कूल और अस्पताल। ये सभी चीजें मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएंगी, क्योंकि इन्हें मानव ने बनाया है। अगला प्रश्न है, स्थलमंडल क्या है? हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, पर इसे फिर से दोहराते हैं। धरती की ठोस ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है, जैसे चट्टानें, मिट्टी, पर्वत, मैदान आदि। ये महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी मौजूद है। जैसे अगर महासागरों की गहराई में जाएं, उनके तल पर पहुंचे, तो वहां पर भी स्थलमंडल दिखाई देगा। वहां पर भी मिट्टी है, वहां पर भी धरती की ठोस परत है, वह भी स्थलमंडल का अंग है। स्थलमंडल के ऊपर जलमंडल हो गया। फिर चलिए आगे देखते हैं। इसी से हमें कृषि, वन, घर के लिए भूमि, ईंधन आदि मिलता है। जैसे स्थलमंडल पर ही हम कृषि कार्य करते हैं। जितने भी जंगल हैं सभी स्थलमंडल पर हैं। स्थलमंडल पर ही हम घर बनाते हैं। ईंधन भी हमें स्थलमंडल से ही मिलता है। कैसे? अगर आप पेड़ों से लकड़ियां ले रहे हो, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वह भी हमें स्थलमंडल से ही प्राप्त हुई। या जो पेट्रोल और डीजल हमें मिल रहा है, यह भी स्थलमंडल से ही निकाला जाता है। इसे बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा ड्रिल करके पेट्रोलियम के रूप में निकाला जाता है और फिर उसे क्रिया करके अलग अलग किया जाता है, जिससे हमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि दूसरी चीजें भी प्राप्त होती हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? उत्तर, जीवीय पर्यावरण सजीवों का संसार है। जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, जीव, जीव यानी जीवित। इसके 2 प्रमुख घटक हुए जीव जंतु, पादप या पेड़ पौधे। बाएं तरफ चित्र में देखिए, हमें अनेकानेक जानवर, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य भी जीव जंतु वाले ही वर्ग में आएगा, जीवीय पर्यावरण का ही अंग है। दाईं तरफ चित्र में देखिए, हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। छोटे से छोटे पौधे भी पादप या पेड़ पौधे की श्रेणी में आएंगे। तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हुए जीव जंतु और पादप या पेड़ पौधे। फिर से देखते हैं, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? उत्तर है, जीवीय पर्यावरण सजीवों का संसार है। तो इसके 2 प्रमुख घटक हुए जीव जंतु और पादप या पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर क्या है? उत्तर है, जैवमंडल का अर्थ है वह क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, जहां पर हमने उदाहरण देखा था, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलकर जैवमंडल का निर्माण कर रहे थे। तो जैवमंडल क्या है? जैवमंडल का अर्थ है वह क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल या तालाब और वन। तो मरुस्थल का निर्माण प्रकृति ने ही किया है, तो यह प्राकृतिक पारितंत्र हुआ। वन का निर्माण भी मनुष्य ने नहीं किया है, यह भी प्राकृतिक पारितंत्र का ही अंग हुआ। ताल या तालाब, इसका निर्माण मनुष्य ने किया है, यह झील नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है यह।
झील होती तो प्राकृतिक पारितंत्र का अंग होती, पर ताल या तालाब का निर्माण मनुष्य द्वारा होता है, तो यह प्राकृतिक पारितंत्र का अंग नहीं होगा। तो उत्तर होगा नंबर 2, ताल। ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म या समुदाय? ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल। स्थल का निर्माण प्रकृति ने किया है, इसीलिए यह मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, स्थल। आइए बचे हुए दोनों ऑप्शन पर भी एक नजर डालते हैं। नंबर 2, धर्म। धर्म का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया है, धर्म का निर्माण तो मानव ने स्वयं किया है, तो यह मानवीय पर्यावरण का घटक हुआ। नंबर 3 है समुदाय। समुदाय भी प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, समुदाय का निर्माण भी मनुष्य ने अपने जीवन के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी रक्षा के लिए किया था, तो इसीलिए समुदाय भी मानवीय पर्यावरण का घटक है। तो उत्तर आएगा स्थल, क्योंकि स्थल प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। अब गए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़। पहाड़ तो प्रकृति ने बनाए हैं, तो यह मानव निर्मित पर्यावरण नहीं होगा। नंबर 2, समुद्र। समुद्र का निर्माण भी मनुष्य ने नहीं किया है, यह भी प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो यह भी मानव निर्मित पर्यावरण नहीं होगा। नंबर 3 है सड़क। सड़कों का निर्माण मानव स्वयं करता है, तो सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है, तो उत्तर हुआ सड़क। घ, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, यानी पेड़ पौधों की वृद्धि, यह पर्यावरण के लिए खतरा है? नहीं, यह पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। अगर पेड़ पौधे अधिक होंगे तो हमारा वातावरण अधिक साफ होगा, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि। और नंबर 3, फसल वृद्धि। अब नंबर 3 पर चलते हैं, फसल वृद्धि। फसल वृद्धि से हमें क्या खतरा हो सकता है? अगर फसल अधिक होगी तो हमें उत्पादन अधिक मिलेगा, हमारे पास में अनाज अधिक होगा, जो अधिक से अधिक मनुष्यों के काम आएगा, तो यह भी खतरा नहीं है। अब नंबर 2 देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। यह हमारे लिए खतरा है। कैसे खतरा है? क्योंकि अगर अधिक जनसंख्या होगी तो संसाधन तो सीमित हैं पृथ्वी पर, जनसंख्या उनका उपभोग अधिक तेजी से करेगी, तो संसाधन खत्म होते आ जाएंगे, तो इसीलिए जनसंख्या अगर अधिक होगी तो संसाधन ज्यादा चाहिए, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए खतरा है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, अगर मान लो आपके गांव में 1 क्विंटल यानी 100 किलो ही अनाज है और आपके गांव की जनसंख्या है 50 व्यक्ति, तो सभी को 2-2 किलो अनाज प्राप्त हुआ। पर अगर आपके गांव की जनसंख्या हो 200, तो फिर सबको कम अनाज मिलेगा। इससे समझते हैं कि अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो संसाधन तो उतने ही हैं और उनको बांटने वाले अधिक हो जाएंगे, तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहां पर हमने प्रश्न को नहीं लिखा है, सीधे उत्तर ही लिख दिए हैं। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। हमने पिछली स्लाइड में भी यह बात पढ़ ली है, हमने व्याख्या के दौरान भी यह बात सीखी थी कि जैव मंडल वह क्षेत्र होता है जहां पर स्थल, जल और वायु मिलकर पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ख, वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर या परत, यह कई किलोमीटर तक लंबी होती है, यह ऊंचाई पर रहती है और ऊंचाई में कई 100 किलोमीटर ऊपर तक रहती है। सबसे निचली परत को क्या कहते थे?
क्षोभ मंडल। हम कहाँ रहते हैं? हम वायुमंडल के भाग क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर भी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ही है। गए जल मंडल यानी जलीय क्षेत्र, जो सारा जितना भी पृथ्वी के ऊपर जल वाला क्षेत्र है वह सभी जल मंडल का अंग है। पर्यावरण यानी हमारे आसपास का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 4, कारण बताइए। इसमें हम देखते हैं, पहला प्रश्न है कै, इसका कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण को परिवर्तन करता है, हमें इसका कारण बताना है। इसका उत्तर है मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अपने विकास के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आइए फिर से देखते हैं। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मनुष्य की अपनी विभिन्न आवश्यकताएं होती है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें पानी की आवश्यकता होती है, हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है, हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, हमें बीमार होने पर इलाज की आवश्यकता होती है, हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तथा अपने विकास के लिए मनुष्य निरंतर विकास कर रहा है, उसे विकास के लिए भी पर्यावरण में परिवर्तन करना पड़ता है। तो हम फिर से देखते हैं, मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अपने विकास के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे खेती या लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल काटना। हम बाईं तरफ के चित्र में देख रहे हैं कि हम जंगल से लकड़ी काट रहे हैं। इसमें मशीनों की सहायता ली जा रही है। मशीन इन लकड़ियों को उठाकर रख रही है। तो हम किस लिए जंगल काट रहे हैं? खेती करने के लिए, जमीन लेने के लिए, क्योंकि जमीन पर तो पेड़ खड़े हुए थे जहां पर खेती नहीं की जा सकती। तो खेती करने के लिए जंगलों को सफाई की जा रही है, कटाई की जा रही है। या लकड़ी प्राप्त करने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्यों जंगल काटते हैं? क्योंकि लकड़ी से फर्नीचर बन रहा है। आप जो कागज इस्तेमाल करते हैं यह भी लकड़ी से ही प्राप्त होता है। जैसा आपको स्कूल में भी बताया जाता है कि कागज वेस्ट मत करो। क्यों वेस्ट मत करो? क्योंकि कागज लकड़ी से बनते हैं। अगर हम कागजों को ज्यादा वेस्ट करेंगे, अकारण ही उनको खराब करेंगे, तो अधिक लकड़ी की आवश्यकता होगी। अधिक लकड़ी की आवश्यकता होगी तो जंगलों की अधिक कटाई होगी, जिससे पर्यावरण का नुकसान होगा। फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए या दूसरे कामों के लिए भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, जंगल को काटता है। दूसरा, पानी, बिजली के लिए बांध बनाना और नहर बनाना। आइए इसे समझते हैं। पानी प्राप्त करने के लिए आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, वहां पर पानी की उपलब्धता करने के लिए सरकार बांध बनवाती है और उन बांध से नहर बनवाकर आपके क्षेत्र में पानी पहुंचाती है। जैसे आपके जिले में भी नहरें आती होंगी, वहां नहर में पानी कहां से आता है? किसी बांध से पानी आता है वहां पर। तो इसीलिए इसमें भी, नदी में भी परिवर्तन किया मनुष्य ने, यानी नदी में परिवर्तन किया तो पर्यावरण में भी परिवर्तन किया है। तीसरे चित्र में देखिए, खनिज प्राप्ति के लिए खाने खोदना। खनिज जैसे लोहा या दूसरी धातुएं, इनको प्राप्त करने के लिए खुदाई करनी पड़ती है। कोयला प्राप्त करना है तो खुदाई करनी पड़ेगी, या पेट्रोलियम प्राप्त करना है तो ड्रिल से कुएं खोदे जाते हैं जिनसे पेट्रोलियम निकाला जाता है। लेकिन यह भी पर्यावरण में परिवर्तन की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि खानों की खुदाई की जा रही है, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा थी उसको मनुष्य ने निकालना शुरू किया, वहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू किया। तो यह भी पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, यह भी मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन किया है। कारण आपके सामने स्पष्ट है कि मनुष्य अपने विकास के लिए, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं।
पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है, ज़रूरत है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, और जीव जंतु भी पौधों को विकास के लिए खाद, पानी और सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे आप बाएं चित्र में देख रहे हैं, हमें जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। ये जीव जंतु क्या कर रहे हैं? ये पौधों से अपना भोजन ले रहे हैं, घास खा रहे हैं या दूसरे पौधों को खा रहे हैं। ये अपना भोजन ले रहे हैं। आश्रय भी इन्हें पौधों से मिलता है, यानी ये जंगल में रह रहे हैं तो जंगल में इन्हें इनका घर मिल गया, आश्रय मिल गया, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। आपने साइंस में भी पढ़ा है, विज्ञान में भी पढ़ा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी पौधों ने मनुष्य को या जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन दी। दूसरी ओर जीव जंतु भी पौधों को विकास के लिए वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। कैसे? आपने न्यूज़ में, टीवी में, अखबार में भी पढ़ा होगा कि जंगल में आग लग गई। जैसे पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, तो उस आग को कैसे बुझाया गया? उस आग को मनुष्य ने बुझाया था विभिन्न साधनों से, अपनी फायर ब्रिगेड से। उसके लिए हेलीकॉप्टर भी यूज किए गए, उसके लिए एरोप्लेन भी यूज किए गए, उसके लिए दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। तो मनुष्य ने पौधों की सहायता की, उन्हें मरने से बचाया। अभी हाल ही में आपके उत्तराखंड में जंगलों में आग लग गई है, इसे भी मनुष्यों की सहायता से ही बुझाया जा रहा है। मनुष्य उस आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो यहाँ भी पौधों की मदद की जा रही है। दूसरे, पौधों को विकास के लिए खाद देना। खाद कैसे मिलता है? मान लीजिए किसी पशु की मृत्यु हो गई, उस पशु को दबा दिया जाता है, या वह पशु किसी जंगल में या किसी अन्य जगह पर पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह गल जाता है या वह नष्ट हो जाता है, और उसके जो अवशेष थे वह पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। तो मनुष्य या जीव जंतु पौधों को खाद भी देते हैं। पानी, जैसे आपके खेतों में फसल है या आपके विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप उनमें पानी डालते हो, आप उनकी रक्षा करते हो, यानी आप पौधों को खाद और पानी दे रहे हो। और सबसे जरूरी, प्राणवायु। पौधों ने आपको ऑक्सीजन दी और आपने बदले में पौधों को क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो आपने प्राणवायु पेड़ पौधों से ली थी, आपने बदले में पेड़ पौधों को भी प्राणवायु दी। आपने पौधों से क्या लिया? ऑक्सीजन। और आपने बदले में पेड़ पौधों को क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए हानिकारक थी, लेकिन पौधों के लिए यह प्राणवायु है। चलिए उत्तर को फिर से पढ़ते हैं। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी। दूसरी ओर जीव जंतु भी पौधों को विकास के लिए खाद, पानी और सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इस तरह हमारे भूगोल के 7वीं कक्षा के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर का समापन होता है। आपने सभी ने इस पाठ को रिवाइज करना है, इस पाठ की व्याख्या को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और इसके प्रश्नोत्तरों को भी ध्यान से हल करना है।